और उल्टे पाँव के अंगूठे तक 2 दफ़ा फ्रंट से और 2 दफ़ा बैक से इस तरह करना। तो खैर हम लोग ये अमल करते रहे। तकरीबन हमें 5 दिन हो गए थे ये अमल करते हुए। वो ज़्यादातर बैठी रहती थी, कोई भी उन्हें उठते हुए नहीं देखता था, लेकिन वो एकदम से उठकर किसी को पीछे से आकर पकड़ लेती थी, सिर्फ उसे डराने के लिए। और जब उस बंदे ने चीख कर पलट कर पीछे देखना तो वो अजीब तरह से मुस्कुराहट देकर भागती थी। ऐसा लगता था जैसे उसको कुछ भी नहीं है। वो इस तरह से दौड़ती थी और फिर वो जाकर अपनी चारपाई पर बैठ जाती थी। अब वो मुसलसल ये चीजें करने लगी थी, लेकिन मेल्स के साथ वो ये हरकतें नहीं करती थी क्योंकि वो इनसे डरती थी। और अम्मी के साथ भी वो ऐसी हरकतें नहीं करती थी, शायद वो इससे भी डरती थी। अम्मी की हिम्मत देखकर मेरे अंदर भी काफी ज्यादा हिम्मत आ गई थी। मेरी 2 छोटी बहनें थी, इन्हें इस तरह से डराना। मेरी 2 बड़ी बहनें थी जो शादीशुदा थी और दूसरी गली में रहती थी, वो भी हमारे घर आती रहती थी। तो उनको भी एकदम से आकर गले लगा लेना बैक साइड से, तो एकदम से उनकी चीख निकल जाती थी। वैसे भी उनको देखकर सब घर वाले डरने लगे थे। अजीब तरह का माहौल बन गया था। आप यूं कह लें इसकी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब हो गई थी। लेकिन अदनान भाई, आपको एक चीज बताऊं कि उस पर जो भी चीज हावी थी और उसने उसको जिस हालत तक पहुंचा दिया था, मगर फिर भी वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो पंजाब में भी इस बीमारी के दौरान अपने बच्चों को कुछ नहीं कहती थी। उन 2 सालों के दरमियान जब वो पंजाब में थी तो अल्लाह ने उनको एक और बेटी भी दे दी थी। अब इसकी 3 बेटियां और 1 बेटा था, लेकिन वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, हद से भी ज्यादा। और हमारे घर आने के बाद भी उस तरह से होता था जैसा कि सहन में मेरे भतीजे भांजे जो खेलते थे। वैसे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती थी, लेकिन जब उन बच्चों को खेलते हुए देखती थी तो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उनको देखती थी। और जहां तक मुझे महसूस होता था कि बच्चों को इस तरह से उसके अंदर जो मखलूक थी वो नहीं देखती थी, बल्कि वो उसके अंदर की ममता देखती थी, क्योंकि वो अपने घर और बच्चों से बहुत प्यार करती थी। खैर उसी तरह से होने लगा और वक्फे वक्फे से हर एक को डराना, अजीब अजीब हरकतें करना। और फिर एक दिन तो ऐसा हुआ, क्योंकि गर्मियां थी और हम लोग बाहर चारपाइयों पे भाई सो रहे थे। मेरा एक भाई शादीशुदा था और 2 कंवारे थे, तो वहीं पर एक साइड पर उसकी भी चारपाई थी। बस पता चला कि रात को उठी, इसको उठते हुए तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब मेरे भाई की आंख खुली तो इसने एकदम से मेरे भाई का गला दबा दिया। बहुत मुश्किल से चीखें मारकर उसने इसके हाथ हटाए। जब तक हम सब पहुंच गए, जब हम उठकर भागे इसकी तरफ, तो इसने एकदम से हाथ छोड़े और अजीब तरह से हंसते हुए फिर वहीं चारपाई पर जाकर बैठ गई। ये मंजर देखकर हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बच्चे खौफजदा हो गए, पूरे घर में अजीब सा माहौल हो गया। बहरहाल अब अम्मी को भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा कि कहीं ये मेरे किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। एक कमरे में मेरे भाई सोते थे और दूसरे कमरे में मैं और मेरी अम्मी होते थे, और हमारे साथ ही 2 कमरे भाई के थे। तो भाई का एक कमरा खाली था, तो भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं कि उसको इस कमरे में सुलाते हैं, तो हम बाहर से या कुंडी लगा देंगे या ताला लगा देंगे, कम से कम ये खतरा तो नहीं होगा कि ये किसी को कोई नुकसान पहुंचाएगी। तो अम्मी ने कहा कि ठीक है, ये आइडिया सही है। तो जब मैंने ये मशवरा किया तो मेरी बड़ी भाई की थोड़ी आदत थी बोलने की, चीखने चिल्लाने की और इस तरह की बातों पे इस तरह करने की कि जब हमने ये फैसला किया तो भाभी ने बहुत ज्यादा शोर मचाया। वैसे अगर देखा जाए तो एक तरह से उसका खौफ ठीक भी था। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो बोलने लगी कि नहीं, मुझे डर लगता है, इसको मेरे दूसरे कमरे में मत रखो। बहरहाल इन्होंने काफी कुछ बुरा भला बोला और सोनिया को भी बुरा भला बोल दिया गुस्से में, मगर हमारे घर में कोई भी इसे एक लफ्ज तक नहीं बोलता था, क्योंकि हमें पता था जो भी चीज है वो काफी ताकतवर है और वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन उस रात भाभी ने भी काफी ज्यादा चीखम पुकार की
मगर भाई ने इसको डांट कर चुप करवा दिया कि खामोश हो जाओ। मेरे छोटे बहन भाइयों को अगर किसी को कोई नुकसान हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। बहरहाल हमने सोनिया को उसी कमरे में बेड पर बिठा दिया, क्योंकि वो लेटती तो थी नहीं, क्योंकि नींद तो उसको आती ही नहीं थी। तो वो वहीं पर बैठ गई और हमने बाहर से कुंडी लगा दी। भाभी अपने बच्चों के साथ अंदर बैठी हुई थी, क्योंकि लाइट नहीं थी, अंधेरा था। तो भाभी कोई बात बोल रही थी कि उनकी बैक साइड पर उनकी बेटी बैठी हुई है। वो बात करती रही और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वो क्या देखती हैं कि उनकी बैक साइड पर सोनिया बैठी हुई है और उसके सारे बाल उसके चेहरे पर हैं। तो एकदम से भाभी ने चीख मारी। उनको देखकर बच्चों ने भी चीख मारी और चीखते हुए बाहर निकल कर आ गए। तो हम सब आ गए। भाई भी भागा हुआ आया। भाई ने पूछा क्या हुआ, तो भाभी ने कहा कि सोनिया यहाँ पर बैठी हुई है, इसके सारे बाल बिखरे हुए हैं, इसकी शक्ल बहुत अजीब हो रही है और इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। लेकिन भाई ने जब अंदर जाकर टॉर्च चलाकर देखा तो कुछ भी नहीं था वहां पर। कमरा खाली था और जिस कमरे में सोनिया को बिठाया गया था, हमने वहां पर जाकर देखा दरवाजा बाहर से लॉक था। जब हमने दरवाजा खोला तो अंदर गए, हमारे दिलों में इतना ज्यादा खौफ छा चुका था कि बहुत हिम्मत करके हम अपने भाई के पीछे गए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर थे। भाई ने दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा तो सोनिया बिल्कुल खामोशी से बैठी हुई थी। यार जैसे जैसे वो रात भी गुजर गई, हम लोग काफी ज्यादा परेशान हुए और फिर हमें किसी ने एक और आमिल का पता बताया। वहां पर लेकर गए, उसने देखा, उसको दम किया। उन्होंने फिर अलग होकर अम्मी को बताया ये जो भी चीज है ये सोनिया को खत्म कर चुकी है। अल्लाह पाक ने बस इसकी सांसें रखी हुई हैं, जबकि सोनिया अंदर से खत्म हो चुकी है। अब इलाज करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम कोई वजीफा करते हैं, कोई अमल करते हैं, तो सोनिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ये बर्दाश्त कर पाए। वो एक ही झटके में इसको मार डालेगी। ये इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अम्मी ने इनकी काफी ज्यादा मिन्नत समाजत की। इससे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपसे कुछ भी हो सकता है तो आप करें। आमिल ने कहा मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची। अगर हम अमल शुरू करेंगे तो वो चीज एक ही झटके में इसको मार डालेगी। लेकिन फिर भी अगर आप इतना ज्यादा इसरार करें तो ठीक है, मैं अमल करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे इसके शौहर की इजाजत चाहिए। आप इसके शौहर को बुलाओ, वो मुझे इजाजत दे, क्योंकि इसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो फिर अम्मी ने रफीक भाई को पंजाब से बुलाया। जब वो आए तो अम्मी ने सारा वाकया इनको बताया कि वो आमिल मुझे इस तरह से बोल रहा है, अब तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अदान पे उस दिन सोनिया अंदर कमरे में बैठी हुई थी। अम्मी और रफीक भाई बाहर सहन में बैठे हुए थे और इसी बात पर आपस में मशवरा कर रहे थे। रफीक भाई थोड़ी देर के लिए खामोश बैठे रहे और अपनी बेगम को देखने लगे। थोड़ी देर वो इनको ऐसे ही देखते रहे। शायद इनको अपनी जिंदगी खुशगवार लम्हात याद आ रहे थे। वो बहुत ही मुश्किल वक्त था उनके लिए, और शायद ये फैसला करना भी। उसके बाद उन्होंने एक ठंडी आह भरी और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि जी जान, मैं जानता हूं कि सोनिया की क्या कंडीशन है, ये कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब जो इसका हाल है, और अगर इस अमल के दौरान इसे कुछ होता है तो मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद को इसका कातिल समझूंगा कि मैंने इजाजत दी थी अमल करने की, जिसकी वजह से सोनिया की जिंदगी खत्म हो गई और वो मुझसे दूर चली गई। तो लिहाजा मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस बात की इजाजत दूं। इन्होंने कहा कि सोनिया की जितने दिन भी जिंदगी है मैं इसकी खिदमत कर भी रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। फिर वो सोनिया को लेकर गांव चले गए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये अमल नहीं करवा सकता। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हमें ये खबर सुनने को मिली कि सोनिया इस दुनिया छोड़कर चली गई है। तो फिर अम्मी भी गई वहां पर रफीक भाई के पास। जब उन्होंने रफीक भाई से पूछा कि क्या हुआ, तो रफीक भाई ने बताया, चाची जान, सोनिया की तो वही रूटीन थी
मैं एक दिन सुबह उठा और चाय बनाई और मैंने चाय कप में डालकर जब सोनिया को आवाज़ दी, आ जाओ मिलकर चाय पीते हैं। देखो तुम्हारी चाय मैंने निकाल कर रख दी है। लेकिन सोनिया नहीं आ रही थी। मैंने बार बार बुलाया मगर वो नहीं आई। और फिर मैं खुद उठा और अंदर जाकर देखा तो मैंने देखा कि सोनिया इतने सालों के बाद चारपाई पर बिल्कुल सीधी लेटी हुई है। उसको इस तरह से लेटे हुए देखकर एक लम्हे के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और फिर एकदम से मुझे ख्याल आया कि ये इस तरह से क्यों लेटी हुई है। फिर मैं उसके करीब गया, मैंने उसको आवाज़ दी मगर सोनिया इस दुनिया से जा चुकी थी और इससे ज़्यादा वो बात नहीं कर पाई। वो अम्मी के सामने नहीं रोए, बस वो बता रहे थे कि ये सब हुआ। अम्मी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रुकी लेकिन रफ़ीक भाई ना रोते थे, बस खामोश रहते थे। अपने बच्चों की काफ़ी देखभाल और केयर करते थे।